बच्चों, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस राव विकास एकेडमी। आज हम क्लास 10th चैप्टर 6 पढ़ेंगे और चैप्टर 6 में जो चैप्टर 6 है आपका वो है लाइफ प्रोसेस। और इसके अंदर हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन, और हिंदी में इसको बोलते हैं वहन। ठीक है, क्योंकि इससे पहले हमने न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन ये दो टॉपिक हम पहले ही कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए हमारे पास सबसे पहले है ट्रांसपोर्टेशन। देखो, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है कि जो एसेंशियल सब्सटेंस है उनका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन होता है। कोई ऐसा एक सिस्टम चाहिए जिसके द्वारा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स या जो सब्सटेंस होते हैं, वेस्ट मटेरियल भी जो उसमें शामिल है, उनका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन किया जा सके, जैसे ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ट्रांसपोर्टेशन की, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है। इट इज ए सब्सटेंस इनसाइड ऑर्गेनिज्म बॉडी थ्रू विच एसेंशियल सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट। ठीक है, एसेंशियल सब्सटेंस लाइक वाटर, ऑक्सीजन एंड फूड मटेरियल लाइक ग्लूकोज, ये हमारे सभी सेल्स तक पहुंचाया जाता है। और सेल से क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको कलेक्ट करके जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारी बॉडी में वहां तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, ऐसे ही मैंने हिंदी में भी इसकी डेफिनेशन लिखी है। हिंदी में ट्रांसपोर्टेशन को बोलते हैं वहन। यह शरीर में मौजूद एक ऐसा तंत्र है जिसके द्वारा जरूरी पोषक तत्वों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जरूरी पोषक तत्व लिख दिए मैंने, बाकी जो है जो सब्सटेंस है जैसे वेस्ट मटेरियल मैं पहले बता चुका हूँ, उनको एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक पहुंचाना भी इसी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का काम है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ठीक है, सबसे पहले हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट पढ़ेंगे, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट हिंदी में अगर मैं लिखूं, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो हिंदी मीडियम के भी हैं, तो हिंदी में अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं हम पादपों में वहन। ठीक है, देखो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन जो है इन कंपेयर टू एनिमल, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन जो है वो थोड़ा स्लो होता है। ठीक है, क्योंकि एनिमल जो है वो एक्टिव होते हैं एंड प्लांट्स जो है उतने एक्टिव नहीं होते हैं, तो उनमें ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा स्लो होता है। और प्लांट में जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो टिश्यू होते हैं, जो दो ऊतक होते हैं, उनका नाम है जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट एंड फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड मटेरियल for transportation in plant. Okay, let's see transportation in plant. मैंने यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड पादपों में वहन, देखो मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग बनाने की कोशिश की है। ये है सॉइल। मैंने पहले बताया था दो टिश्यू होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करके जो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, वो वाटर एंड मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करती हैं और फिर उसके बाद वो जाइलम में आता है। और जाइलम से वो प्लांट्स की सभी लीव्स जहाँ जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे वो ट्रांसफ़र हो जाता है, प्लांट्स के सभी पार्ट्स तक ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे यहाँ पे ये हमारी एक लीफ है। ठीक है, लीफ जो है क्या करती है, लीफ को कहते हैं फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट।
प्लांट के लिए वो भोजन बनाती है। भोजन कैसे बनाती है? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मीन्स जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट एंड क्लोरोफिल। उसके बाद बनता है ग्लूकोज, ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस प्रकार से वो अपना भोजन बनाती है। ठीक है, तो जाइलम का काम क्या है? कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, यानी कि जाइलम जो है इस ऊतक का कार्य है पानी और जो खनिज लवण है उनका ट्रांसपोर्ट करना। जैसे मैंने यहाँ पे एरो के द्वारा दिखाया भी है कि ये रूट्स हैं, जड़ है ये, और जड़ से पानी जा रहा है और मिनरल्स जा रहे हैं लीव्स की तरफ, और आगे बहुत सारे और जो प्लांट के पार्ट होते हैं वहां जाएगा, और आगे और भी बहुत सारे लीव्स तक जाएगा। ठीक है, ऐसे ही लीव्स में बनता है खाना। तो ये आप ये देख सकते हैं फ्लोएम, यहाँ से ये फ्लोएम यहाँ से फ्लोएम स्टार्ट होता है, और उस बने हुए भोजन को जो इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जो भोजन बनता है उसको जो है वो प्लांट्स के सभी पार्ट्स तक ट्रांसफर कर देता है। ये फ्लोएम का काम है। यानी कि इस प्रकार से प्लांट्स में क्या होता है, पादपों में क्या होता है, वहन होता है। जाइलम जो है वो एक नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग टिश्यू है। जाइलम जो है वो एक नॉन लिविंग टिश्यू है। जाइलम जो है ना, ये जाइलम ये एक प्रकार से आप ये समझिए जैसे ड्रेनेज पाइप होता है ना, ऐसे ही होता है। ठीक है, और उसी के हिसाब से ये जो है प्लांट्स के वेरियस पार्ट्स तक पानी पहुंचाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि आपने देखे होंगे प्लांट्स तो बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, देखो प्लांट्स काफ़ी बड़े होते हैं, जैसे यूकेलिप्टस ट्री जो है वो काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, तकरीबन 2-3 मंजिल का होता है। ऐसे रेडवुड ट्री, ये काफ़ी बड़े प्लांट्स हैं जो 5-6 मंजिल के प्लांट्स होते हैं। अब इतनी ऊंचाई तक पानी कैसे पहुंचता है? ठीक है, तो इसके लिए है ट्रांसपायरेशन पुल। ठीक है, यानी कि हिंदी में बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स के द्वारा पानी का जो इवापोरेशन होता है उसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। देखो जैसे लीव्स है, लीव्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टोमेटा का जो है फिगर बना रहा हूँ। ये तकरीबन इसी शेप के होते हैं। जैसे इसको बोलते हैं गार्ड सेल। ठीक है, इनको बोलते हैं गार्ड सेल, और ये जो होता है ये होता है स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा को बोलते हैं हिंदी में रंध्र द्वार। स्टोमेटा, गार्ड सेल क्या करते हैं? स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग गार्ड सेल जो है कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं? जब गार्ड सेल में पानी भर जाता है, वो टर्जिड हो जाते हैं, तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है, और जैसे वो पानी को लूज कर देते हैं, वाटर को लूज कर देते हैं, तो फिर दोबारा से वो श्रिंक हो जाते हैं और स्टोमेटा क्लोज होता है। स्टोमेटा क्या होता है? यहाँ से जो है प्लांट्स के लिए गैसेस एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, यानी कि गैसों का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन जो है आउट हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड इन हो जाती है। ठीक है, और पानी भी जो है वेपर्स के रूप में बाहर निकलता है। यहाँ से जो है पानी वेपर्स के रूप में बाहर निकलता है इवापोरेट होके, इसी को बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। और इसकी वजह से जब इतने सारे स्टोमेटा, इतनी सारी लीव्स से
सभी स्टोमेटा जो है ट्रांसपायर कर रहे हैं, वाटर को ट्रांसपायर कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, एक ट्रांसपायरेशन पुल जनरेट होता है। ट्रांसपायरेशन पुल जनरेट होता है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के कारण एक बल की उत्पत्ति होती है, जिसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन पुल। उसकी वजह से ये पानी जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इसमें डिफ्यूजन भी है। जब प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, वो जैसे मान लो ये प्लांट्स की रूट है वो, और ये उसके रूट हेयर्स हैं, ये रूट हेयर्स जो हैं वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, ये भी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है। ऐसे ही जो है यहाँ पे फ्लोएम है, फ्लोएम्स की तरफ से भी जो है फूड का मूवमेंट होता है, भोजन बनता है। कहाँ पे? फूड फैक्ट्री में। फूड फैक्ट्री क्या है? लीव्स है। और लीव्स के द्वारा बनाया गया भोजन सभी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम किसका होता है? फ्लोएम्स का काम होता है। ठीक है। फ्लोएम जो है वो लीव्स से फूड मटेरियल जो लीव्स में प्रिपेयर होता है उसको दूसरे पार्ट्स तक डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन यानी कि distribution of food material prepared by leaves and distributed by phloem to other part of the body, other part of the plant body is known as translocation। ठीक है। और ये है ट्रांसपायरेशन। जाइलम के दो पार्ट्स होते हैं, जाइलम वेसिल्स एंड ट्रैकिड्स। फ्लोएम के भी दो पार्ट्स होते हैं, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल। ठीक है, जिनकी मदद से वो ट्रांसलोकेशन करता है। ठीक है। ये है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, यानी कि पादपों में ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, एक चीज और है, जब प्लांट्स जो है वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं, जैसे रूट्स के द्वारा, ये रूट है, रूट के द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन किया जाता है प्लांट के द्वारा, तो इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस बोलते हैं, ओनली वाटर एब्जॉर्प्शन। और एक ऑस्मेटिक पुल भी जनरेट होता है कुछ समय के लिए, जो पानी को जो है ऊपर की तरफ धकेलता है। उसके बाद ट्रांसपायरेशन पुल जो है अपना काम करता है और पानी को जो है टॉप ऑफ द प्लांट, बिल्कुल प्लांट के एकदम टॉप तक लेके जाता है। ठीक है, ये जो है आपका सारा सिस्टम है, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, यानी कि पादपों में वहन। वेलकम अगेन। इससे पहले हमने पढ़ा है पादपों में पोषण और पादपों में वहन। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं जंतुओं में वहन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल। ठीक है, जंतुओं में वहन। देखो, पादपों में हमने पढ़ा था जाइलम टिश्यू के बारे में, फ्लोएम टिश्यू के बारे में। ठीक है, ऐसे जंतुओं में क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसका नाम है ब्लड, यानी कि रक्त। साथ साथ हिंदी में भी चल रहा है। ठीक है, रक्त क्या है, इसकी डेफिनेशन में लिखूं, इट इज ए रेड कलर कनेक्टिव टिश्यू यूजफुल और अनवांटेड जो मटेरियल है बॉडी के अंदर उनको कैरी करता है, जैसे वेस्ट मटेरियल को, और यूजफुल मटेरियल लाइक ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। ठीक है, ऑक्सीजन को लंग्स से कैरी करता है टू वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी,
एंड ग्लूकोज को कैरी करता है, डिजोल्व फूड मटेरियल को कैरी करता है फ्रॉम आवर इंटेस्टाइन टू स्मॉल इंटेस्टाइन टू वेरियस पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, ऐसे ही वेस्ट मटेरियल जब रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है तो उसको ब्लड जो है कैरी करता है फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ आवर बॉडी टू लंग्स, और लंग्स से फिर हम उसको एक्सेल आउट कर देते हैं। कुछ जो है सेल्स वगैरह है उनके कुछ हिस्से टूट फूट जाते हैं, उनको भी ये कैरी करता है। ठीक है, यूरिया को कैरी करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम तक लेके जाता है और वहाँ से फिर जो यूरिया होता है उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है इसका कार्य है। इट कैरी यूजफुल एंड अनवांटेड सब्सटेंस इन बॉडी। तो मैंने यहाँ पे इस प्रकार से एक डेफिनेशन लिखी है। यूजफुल सब्सटेंस में मैं बता चुका हूँ ऑक्सीजन एंड डिजोल्व फूड मटेरियल, जो कि ये सभी सेल्स तक पहुँचाता है। ठीक है, अनवांटेड सब्सटेंस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया एंड सम अनदर अनवांटेड सब्सटेंस लाइक पार्ट ऑफ सेल्स वगैरह, उनको ये एक्सक्रीटरी सिस्टम तक पहुँचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक पहुँचाता है ताकि हम इसको एक्सेल आउट कर सकें। ठीक है, नाउ रेड कलर, ब्लड का जो रेड कलर होता है यानी कि लाल कलर होता है, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। यहाँ मैं लिख देता हूँ, रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन जो है उसकी वजह से ब्लड का कलर जो है वो रेड होता है। हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए? आयरन। ठीक है, इसलिए किसी की बॉडी में अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो डॉक्टर उसको आयरन युक्त चीज़ें खाने के लिए सलाह देता है या आयरन की गोलियां वगैरह देता है। ठीक है, मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड। अब हम बात करते हैं मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड, यानी कि रक्त के मुख्य घटकों के बारे में हम बात करते हैं कि रक्त के मुख्य घटक क्या है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, रक्त के घटक, कंपोनेंट क्या है। ठीक है, अब सबसे पहले जो घटक है वो है प्लाज्मा, दूसरे नंबर पे है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, तीसरे पे है डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल, और फोर्थ नंबर पे है प्लेटलेट्स। ठीक है, देखिए अब प्लाज्मा क्या होता है उसको हम डिस्कस करते हैं। प्लाज्मा क्या होता है? लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड का वह पार्ट जो लिक्विड है। ठीक है, इट कंटेन 90% ऑफ वाटर, 90% ऑफ वाटर। और ये क्या कैरी करता है? डिजोल्व फूड मटेरियल को कैरी करता है। ठीक है, वेस्ट मटेरियल को कैरी करता है लाइक यूरिया। ठीक है, उसके बाद हॉर्मोन्स को कैरी करता है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हॉर्मोन्स निकलते हैं, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो अपना सिक्रेशन ब्लड में सिक्रीट कर देती हैं और फिर ब्लड के थ्रू जो है वो सिक्रेशन अपने टारगेट एरिया तक पहुंचता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, इट कंटेन 90% ऑफ वाटर, इट
कैरी dissolved food waste material and hormones. Waste material, hormones, एक्सेट्रा। ठीक है, अब बात करते हैं आरबीसी। रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, यानी कि इनको बोलते हैं लाल रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं, क्योंकि रेड ब्लड कॉर्पस सेल भी बोला जाता है। तो लाल रक्त कणिकाएं, अगर सेल बोलेंगे तो लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक है, अब इसका कार्य क्या है रेड ब्लड का? रेड ब्लड का कार्य है इट कैरी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। ठीक है, फ्रॉम लंग्स टू वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी। बॉडी के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन को कैरी करता है। क्योंकि रेड ब्लड सेल है तो रेड किसकी वजह से फॉर्म हुआ है? ये होमोग्लोबिन की वजह से। द रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए पिगमेंट नेम होमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन की वजह से इसका रंग लाल। एंड हीमोग्लोबिन इज ए ऑक्सीजन लवर, तो वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, फ्रॉम लंग्स टू वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी। एंड हीमोग्लोबिन आल्सो कैरी कार्बन डाइऑक्साइड। हीमोग्लोबिन जो है कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है। कहाँ से? फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स टू लंग्स। ठीक है, इसको मैं आरबीसी ही लिख देता हूँ। आरबीसी कैरी some amount of carbon dioxide from body to lungs। ठीक है, बॉडी टू लंग्स जो है ये सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी कैरी करता है। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, आरबीसी लाइफ स्पैन। देखो, ऑन एन एवरेज आरबीसी जो है लगभग 120 डेज या 4 मंथ तक इनका लाइफ स्पैन होता है। यानी कि इनका जीवन जो है वो 4 महीने का होता है, लगभग 120 दिन। ठीक है, अब डेली एक एवरेज के अनुसार लगभग 3 मिलियन आरबीसी डाई एवरी डे। हर दिन लगभग 3 मिलियन आरबीसी जो है वो खत्म हो जाते हैं। अब इसका 4 टाइम आरबीसी प्रोड्यूस्ड या फॉर्म्ड एवरी डे, यानी कि हर दिन लगभग जितने मिलियन आरबीसी मरते हैं उसका 4 गुना नए बन जाते हैं। तो इसलिए जब हम कभी ब्लड डोनेट वगैरह करते हैं तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ब्लड हमने दिया है वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम डब्ल्यूबीसी की।
WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल। अच्छा, RBC एंड WBC दोनों कहाँ पे फॉर्म होते हैं? बोन मैरो में। ठीक है। वाइट ब्लड सेल इनको कहा जाता है सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के जो हैं ये सोल्जर है। ठीक है। वाइट ब्लड सेल फाइट डिसीज काजिंग ऑर्गेनिज्म, पैथोजन, ये पैथोजन से फाइट करते हैं। ठीक है। एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिसीज। वाइट ब्लड सेल फाइट पैथोजन्स। ठीक है। पैथोजन क्या होते हैं? डिसीज काजिंग ऑर्गेनिज्म, या फॉरेन जो है बाहर से हमारी बॉडी में प्रवेश करने वाले डिसीज काजिंग ऑर्गेनिजम्स को हम पैथोजन बोलते हैं। और WBC का काम होता है उनको फाइट करना। WBC क्या करते हैं? कुछ डिसीज के अगेंस्ट एंटीबॉडीज भी बना लेते हैं। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कोरोना डिसीज चल रही है। ठीक है। तो जिन लोगों ने कोरोना का वैक्सीन लगवाया हुआ है उनकी बॉडी में कोरोना की क्या बन जाती है? एंटीबॉडीज बन जाती है। वैक्सीनेशन में क्या होता है कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट जो है वो वायरस या कोई भी जिसके अगेंस्ट हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं वो चीज़ इंजेक्ट की जाती है बॉडी में स्मॉल अमाउंट में। ठीक है। और वो वायरस जो है हमारे WBC के साथ एक मिलकर एक एंटीबॉडी बना लेता है। जब कभी उस वायरस का अटैक हमारी बॉडी पे होता है तो एंटीबॉडी जो है उस वायरस के अगेंस्ट या उस डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट फाइट करते हैं। ठीक है। और शरीर को बीमारियां नहीं होने देते। इस प्रकार से हमें बहुत सारी वैक्सीनेशन लगती है, लाइक DPT, BCG, टेटनेस, ये सब वैक्सीनेशंस है। ठीक है। पोलियो, जिंदगी, 2 बूंद जिंदगी की। ठीक है। इस प्रकार से तो वाइट ब्लड सेल का काम है प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम डिसीज। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स। देखो, RBC के बारे में मैं एक बात बताना भूल गया। RBC जो है उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है। प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स भी उसी कैटेगरी के हैं। प्लेटलेट्स में भी क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं होता है। प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन भी कहाँ पे होता है? बोन मैरो में। और प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? हेल्प इन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। ब्लड क्लोटिंग, ये प्लेटलेट्स का काम होता है। ठीक है। ब्लड क्लोटिंग्स में हेल्प करते हैं। जब कभी हमारी बॉडी से ब्लड निकलता है, कहाँ से निकलता है ब्लड? फ्रॉम वाउंड या इंजरी। ठीक है। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड। देखो, हमने ब्लड के सभी कंपोनेंट्स को डिस्कस कर लिया है। हमने प्लाज्मा को डिस्कस किया है, RBC को डिस्कस किया है, WBC डिस्कस किया है, और उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स भी हो गया है। उसके बाद है फंक्शन ऑफ ब्लड। हम एक एक फंक्शन के बारे में अब हम यहाँ लिखेंगे। पहले, ब्लड कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी पार्ट्स। दूसरा, ब्लड कैरी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू लंग्स। ब्लड कैरी CO2 from body parts
टू लंग्स। नंबर 3 है ब्लड कैरी हॉर्मोन्स। 4 है ब्लड मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। 5 है ब्लड फाइट द डिसीज, वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो डिसीज से फाइट करते हैं, पैथोजन से फाइट करते हैं। ठीक है। ब्लड हेल्प इन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड की क्लोटिंग करता है। जब हमें कोई चोट वगैरह लग जाती है, वहाँ से खून निकलता है, तो उसके ऊपर ब्लड का क्लोट जम जाता है। ठीक है। तो ये सारे फंक्शन है। देखिए मैंने यहाँ पे ये 7 के 7 ब्लड के फंक्शंस मैंने लिखते हैं। ब्लड कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी पार्ट्स, ब्लड कैरी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू लंग्स, ब्लड carry digested food from intestine to all the part of body, blood carry hormones, blood carry waste product like urea, blood protect the body from disease, blood regulate temperature। जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो सभी पार्ट्स तक, सभी सेल्स तक ब्लड को पहुंचाती है और बॉडी का एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करती है, डेट इज 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो ये ब्लड के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। लेकिन क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल, तो उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक हार्ट, ठीक है, लाइक ब्लड वेसल्स, तो उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेशन इन ह्यूमन, जिसमें हमने ब्लड तो पढ़ लिया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे हार्ट का एंड ब्लड वेसल्स लाइक आर्टरीज एंड वेन्स, इनके बारे में हम लोग पढ़ें। ठीक है। ओके, थैंक यू।